अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। ठंड के मौसम में मुर्गियों के चूजों की देखभाल पर जानकारी। नींबू के बाग को क्षति करने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण। प्रदेश के जो किसान नींबू के बाग लगाए हुए हैं, उनके बाग में मौसम में हो रहे बदलाव के कारण इस समय कीट और रोगों का प्रकोप देखने में मिलता है और इनका नियंत्रण समय रहते नहीं किया गया तो किसानों को हानि का सामना करना पड़ेगा। तो नींबू के बाग में लगने वाले इन कीट और रोगों का नियंत्रण कैसे करना है, आइए जानते हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रवीण गुर्जर से। ये देखा गया है कि नींबू में प्रमुख रूप से आपका कैंकर रोग का प्रकोप होता है। तो यदि इस कैंकर रोग का यदि नींबू में प्रकोप होता है तो इस परिस्थिति में आप बोडोपेस्ट और इसका प्रयोग विशेष रूप से उस समय करें जब आपके फल उतर जाएं और फल उतरने के पश्चात जो सूखी और रोगग्रस्त टहनियां हैं उनको काट दें और उसके पश्चात उस जगह पर बोडोपेस्ट लगा दें। तो इसके रोग का जो प्रकोप है उसको कम कर सकते हैं या इसको नियंत्रित कर सकते हैं। जहाँ तक इनकी कीटों का प्रकोप का प्रश्न है तो इसमें विशेष रूप से ऐसा देखा गया है कि सिट्रस साइला और आपकी बटरफ्लाई जो तितली होती है उसका और मॉथ और कुछ एफिड या जिसको माहू कहते हैं इसका प्रकोप होता है। इसमें से कुछ जो कीट हैं वो कुछ रोगों के वाहक हैं, जैसे ग्रीनिंग है, स्टेस्टेजा है, ये कुछ बीमारियों के वाहक हैं। तो इसलिए किसान भाई इन कीटों का प्रकोप यदि आपके उद्यान पे होता है तो यदि समय पर इसका यदि आप नियंत्रण करते हैं तो कीटों से भी बचाव होगा और आपका बीमारियों का वाहक होता है तो बीमारियों से भी आप निजात पा सकते हैं। तो यदि एफिड है या माहू है, यदि माहू का प्रकोप होता है तो आप विशेष रूप से जो प्रभावित टहनी है उनको काटकर अलग कर दें और कुछ महत्वपूर्ण देह कीटनाशी हैं उनका आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें इमिडाक्लोप्रिड है, एसिटामाप्रिड है, इनका आप स्प्रे कर सकते हैं। और लेकिन यदि हम ऑर्गेनिक की बात करें या जैविक खेती की बात करें या जैविक फल की बात करें तो 8 से लेकर 10 ml या मिलीलीटर आपको नीम का तेल का यदि स्प्रे करते हैं तो भी इसके प्रकोप को कम कर सकते हैं। इसके अलावा सिट्रस साइला है, इसका भी यदि प्रकोप होता है तो आप जो हमने आपको दवाइयाँ बताई हैं तो विशेष रूप से उन दवाइयों का यदि प्रयोग करते हैं तो अपन निजात पा सकते हैं। जहाँ तक कैटरपिलर है या इल्ली है, इसका प्रकोप होता है तो आपको संपर्क कीटनाशी विशेष रूप से आपको बताया प्रोफेनोफॉस है, वो सबसे उपयुक्त कीटनाशी है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको जो काटने वाली इल्लियां हैं उनसे निजात मिल सकती है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ठंड के मौसम में मुर्गियों के चूजों की देखभाल पर जानकारी।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश में ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है। ऐसे में मुर्गियों के चूजों को विशेष देखरेख की जरूरत होती है, अन्यथा इनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है, जिससे कि ये व्यवसाय घाटे में चला जाता है। तो मुर्गी पालक भाइयों, ठंड के मौसम में आप मुर्गियों के चूजों की देखरेख कैसे करें, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं जिला रांची के विषय विशेषज्ञ MK सामंत। जैसा कि मशीन से चूजा निकालने के बाद या आप खरीद करने के बाद कुछ भी हो, एक दिन का चूजा आपको सब जगह से ही मिलता है। तो एक दिन से लेकर के 10 दिन तक चूजा पालन बहुत कठिन है। जैसा कि एक दिन वाला चूजा को ये जैसा बहुत ज़्यादा ठंडा है तो ऐसा घेरा लगा के ऊपर में बड़ा उड़ा दे करके अंदर में 200 वाट बल्ब, तो वो बल्ब देने से इसमें चूजा आराम से रहेगा और इसमें 1 से 7 दिन तक 95 डिग्री ताप रहना चाहिए, नॉट सेल्सियस। तो उसके बाद जब चूजा 7 से 14 दिन होगा उस समय 95 से 90 डिग्री ताप बुडार में रहना चाहिए। तो ये गर्मी का व्यवस्था है और ये गर्मी अगर थोड़ा कम हो जाए तो चूजा मरने का संभावना रहता है। इसीलिए ताप का बारे में थोड़ा अच्छा से ध्यान देना चाहिए। उसके बाद चूजा में कोई बीमार ना आए, छोटा चूजा में तो पता नहीं चलता है, इसलिए कोई बीमार ना है, इसीलिए कुछ दवा भी प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि आपके पास अगर 100 चूजा हो, 100 चूजा होने से 1.5 से 2 लीटर पानी ये दिन भर का खपत है। तो 100 चूजा में 1.5 से 2 लीटर पानी को 2 या 3 जगह में बांट करके देना चाहिए। तो ये 2 लीटर पानी का अंदर में ये भिमेरल एक दवा है या ट्रेसवेल, कोई भी मल्टीविटामिन दवा 100 चूजा के लिए कम से कम 5 से 10 ml जरूरी है। ये तो विटामिन हो गया, स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए। कोई कमजोर होगा तो ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई भी बीमार आ सकता है ये ठंडा में, इसीलिए आपको वेंडॉक्स एन ये दवा 2 लीटर पानी में 1 ग्राम हिसाब से ये लगातार 7 दिन ये देना है, प्रतिदिन 1 बार। ये देने से चूजा में किसी प्रकार वो बीमारी नहीं आएगा। तो इसके बाद रानीखेत बीमारी जो होता है गांव में अक्सर होते रहता है। जब बीमारी आएगा चूजा एक भी नहीं बचेगा, बड़ा मुर्गी होगा तो वो भी नहीं बचेगा। सुबह बीमारी आएगा, शाम को ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए इस 10 दिन का अंदर में ये रानीखेत F1 आँख में खाली 1 बूंद दवा देना है। इसका 10 दिन के बाद जैसे चूजा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर उसको 15 दिन में गाम्बोरो एक टीका होता है, वो भी आँख में दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही वही चूजा जब 21 दिन होगा उस समय फिर वही रानीखेत F1 पुनः और एक बार उसको आँख में देने से आगे 2.5 महीना तक ये बीमारी होगा ही नहीं। चूजों में ठंडा के समय और एक बात ध्यान देना चाहिए, एकदम सुसुम पानी जैसा हाथ दे वो आराम लगे वैसे माफिक पानी देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गर्म होगा तो दवा का एक्शन भी वो खराब हो जाएगा, वो दवा काम नहीं करेगा। जो मुर्गी घर है वो मुर्गी घर में जैसा ठंडा हवा ना बहे उसका चलते आप प्लास्टिक ढक दीजिए खिड़की में, या इसमें पटुआ का बोरा को बढ़िया से घेर दीजिए जिसमें ठंडा हवा मुर्गी घर में ना आए। ऐसा हो देखा गया जनवरी महीना में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, उस समय मुर्गी घर में आप कोयला चूल्हा भी जला दे सकते हैं। 4 घंटा 5 घंटा तक उससे ताप निकलता है, तो वो मुर्गी बहुत आराम से रहता है। तो ये व्यवस्था लेना बहुत ही ज़रूरी है, तब आपको फायदा इससे अधिक मिलेगा। छोटा चूजा में आहार के बारे में भी आपको जानकारी रहना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि आप खाली छोटा चूजा के लिए उसको बोलता है प्री स्टार्टर। जब चूजा 10 से 15 दिन हो जाएगा उस समय उसको दिया जाएगा स्टार्टर। उसके बाद जब वो 20 दिन के बाद उसको बोलता है फिनिशर दाना। तो ये तीनों प्रकार दाना अगर दिया जाए तो आपको इसमें कोई ये नहीं होगा, और 1 महीना में कम से कम 1 किलो 300-400 ग्राम ओजन हो ही जाएगा पक्का, अगर उसको ठीक से दिया जाए ऐसा। और जल्दी बढ़ने के लिए भी दवा है जिसका नाम है ये सार्कोफेरल। ये सार्कोफेरल एक दवा है, ये बहुत जल्दी मुर्गी बढ़ता है। 10 दिन के बाद उसको 30 दिन तक दिया जाए, मुर्गी का वजन आपको 1 किलो 300-400 तक हो जाएगा 1 महीना में ही।
आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। दुधारू पशुओं में गर्भपात की समस्या और इसका निदान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। दुधारू पशुओं में कुछ कमियों के कारण कई तरह की समस्याएं आती रहती है। इन समस्याओं में गर्भपात की समस्या आमतौर पर देखी जाती है, जिसके कारण पशुपालकों को काफी हानि उठानी पड़ती है। तो किसान भाइयों, इस समस्या का क्या कारण है और कैसे करें इसका निवारण, आइए जानते हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय जिला पटना के डॉक्टर संजीव कुमार से। गर्भपात क्यों होता है, कैसे होता है, इसे कैसे बचे और इसका इलाज में क्या है, इसकी एक विस्तृत जानकारी होना जरूरी है। तो सर्वप्रथम गर्भपात का जो प्रमुख वजह है उसमें इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवाणु है, जिसे हम बैक्टीरिया, वायरस कहते हैं या प्रोटोजोआ कहते हैं। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसके अंदर एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी होता है। ये एस्ट्रोजन एक ऐसा केमिकल है जो जब से ऐसे पशु जो गर्भ धारण किए हुए उनके शरीर में जब जाता है तो एस्ट्रोजन की संख्या मात्रा बढ़ने से जानवर में गर्भपात हो जाता है। तो ऐसे पौधे जिसमें एस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी है उससे बचाना है, वैसे पौधे को पहचान कर जानवर को ऐसे पौधे नहीं देना है आपको। इसके अलावा कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम होता है, टीकाकरण का जो प्रोग्राम चलाया जाता है, उसमें जो जानवर प्रेगनेंसी में है, खासकर लेट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में है, उनको अवॉइड करना चाहिए, उनको टीकाकरण नहीं कराना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेस फैक्टर, उनके खाना पीने में अगर कमजोरी है, बहुत जानवर तनाव में है, वीकनेस है, ये और भी ये अलग वजह हैं, दूसरे वजह हैं जिससे गर्भपात हो सकता है। लेकिन प्रमुख जानकारी जो होना चाहिए उसमें आपको इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म का है, जिसमें हम बैक्टीरिया और वायरस और प्रोटोजोआ का हम लोग चर्चा करते हैं। तो जहाँ तक बैक्टीरिया की बात है, ये ऐसे 2-3 बैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसकी विस्तृत जानकारी जरूरी है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और हमेशा आपको आसपास में हर्ड में देखने को मिल जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रुसेलोसिस। तो ये एक बैक्टीरिया है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रुसेल्ला एबोर्टस। तो गायों में खासकर ये गर्भपात कराता है, 6 से 7वें महीने का गर्भ बाहर आ जाता है। और इसमें सबसे बड़ी खराबी ये है कि एक बार जानवर ब्रुसेल्ला से अफेक्टेड हो जाता है तो फिर पूरी लाइफ अफेक्टेड होता है, आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो इसमें ट्रीटमेंट से ज़्यादा ये करना है कि उसका पहचान करना है कि जो गर्भपात हुआ है वो ब्रुसेल्ला के वजह से ही हुआ है। तो इसकी जांच करने के लिए आपको एंटीजन यानी इम्यूनोलॉजिकल स्टडी करना ज़रूरी हो जाता है। और एक बार आपको ये पता हो जाए कि ये जानवर ब्रुसेल्ला इफेक्टेड है तो ट्रीटमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देकर ऐसे जानवरों का आपको कलिंग करने को हम लोग उसके उपाय में ये है कि उसको हर्ट से हटा दीजिए। नहीं तो अगली बार ब्रुसेल्ला में क्या होता है कि पशु पहली बार जब उसका गर्भपात होता है तो बहुत सारे बैक्टीरिया उसके प्लेसेंटा से बाहर आते हैं जो और भी जानवरों को अपने साथ साथ इफेक्ट करेगा। अगली प्रेगनेंसी उसका ठीक होता है और उसमें जब बच्चा बाहर आएगा तो साथ साथ जो प्लेसेंटा होता है उसमें वो बैक्टीरिया भी बाहर आएगा। तो जिस जानवर को पहली बार गर्भपात हुआ है ब्रुसेल्ला से, वो दोबारा तो गर्भपात नहीं होता लेकिन वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो जाता है। तो पूरी हर्ड में इस तरह से एक किसी भी पशु को इफेक्ट कर सकता है और हर बार एक आपका गर्भपात होगा। तो कुल मिला के बड़ा आर्थिक नुकसान है ब्रुसेल्ला से। तो कोशिश ये करना चाहिए कि उसका अच्छी तरह से पहचान करने के बाद जानवर को उस हर्ड से हटा देना चाहिए और जो जानवर अफेक्टेड नहीं है उनको बचाने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स में हम भारत में मौजूद है एक वैक्सीन, ब्रुसेल्ला वैक्सीन है, वो स्ट्रेन 19 का है। उसका इस्तेमाल करने से ये ब्रुसेल्ला के बीमारी होने का संभावना बहुत कम हो जाता है। जो फंगस है ये जो दाना जानवर को देते हैं उसी में ये ग्रो करता है और 10% मॉइस्चर से जब अधिक हो जाता है तब ये फंगस उसमें ग्रो करते हैं। तो आप ये आपको ये हमेशा देखना है कि जो दाना है
उसमें क्लम्प्स नहीं बने, उसमें ढेले जैसे नहीं बने। तो जब उसको हाथ से आप दबा के देखते हो उसमें ढेला सा बन जाता है, तो ये जान लीजिए कि मॉइस्चर कंटेंट उसका ज़्यादा है और उसमें फंगस ग्रो करने की संभावना है। तो इससे बचना है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें आपका क्लेबिसियस पर्पुरिया है, जिसमें आर्गोट्स होता है। ये बहुत ही प्रमुख वजह है गर्भपात का। तो उसको पहचान कर, ऐसे क्लेबिसियस पर्पुरिया जो प्लांट है उसको पहचान कर उसे जानवर को दूर रखना है। तो ये कुछ ऐसे बीमारियां हैं जिसमें गर्भपात हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बीमारियां होते हैं जो स्पेसिफिक गर्भपात के लिए तो नहीं है, लेकिन और शरीर के दूसरे अंगों को डैमेज करता है। उसके वजह से जो वीकनेस होता है, उसका इम्यून सिस्टम कम होता है, उसमें भी गर्भपात हो जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों को पहचानना है। जैसा मैंने बताया कि जो जानवर पूरी लाइफ कैरियर की तरह काम करते हैं उनको हर्ट से हटा देना है, और जो जानवर इफेक्टेड है जिनका ट्रीटमेंट की संभावना है उनको अगली बार इस तरह का गर्भपात नहीं हो, इसके लिए एंटीबायोटिक किसी योग्य पशु चिकित्सक की सलाह से एंटीबायोटिक देना है। प्लस उनका जो यूट्रस है, गर्भाशय है, उनका अच्छी तरह से धुलाई करना जरूरी है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है और माझी जिला रांची के कृषक विष्णु महतो ने। यह भेड़ों की मुजफ्फरनगरी नस्ल पर जानकारी चाहते हैं। तो विष्णु महतो जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मुजफ्फरनगरी नस्ल भेड़ों की सभी नस्लों में सबसे अधिक शारीरिक भार वाली नस्ल है और इसकी मांस की गुणवत्ता सबसे अच्छी है। मुजफ्फरनगरी नस्ल की जो मुख्य पहचान है, इसमें पूंछ का लंबा होना। यह सभी नस्लों में इसकी पूंछ बहुत लंबी होती है। कुछ जानवरों में, कुछ का मतलब करीब 5% जानवर ऐसे भी होते हैं जिनकी पूंछ ज़मीन को टच करती है, ज़मीन तक पहुंच जाती है। दूसरा, शरीर का रंग सफ़ेद होता है और इसका जो चेहरा है थोड़ा उभरा हुआ होता है। यह सभी नस्लों में, जैसे कि मैंने बताया, सबसे अधिक भार वाली है। इसलिए इसके जो मेमने पैदा होते हैं उनका भी जन्म भार सभी नस्लों से अधिक होता है। औसतन जन्म भार 3.8 किलो, लगभग 3.25 किलो के आसपास होता है। बाकी सभी नस्लों में, किसी भी नस्ल में 3 या 3.25 किलो से जन्म भार अधिक नहीं होता। और इसके शारीरिक भार 3 माह पर शारीरिक भार, 6 माह पर शारीरिक भार और 12 माह पर शारीरिक भार जो हमने रिकॉर्ड किए हैं वो इस तरह से हैं। 3 माह पर 17 किलो और 6 माह पर करीब 26 किलो और 12 माह पर 32 किलो इसका औसत आता है। बाकी किसी भी भेड़ नस्ल में इतने औसत नहीं आते। एक इसकी जो खासियत है, यह बहुत ही मजबूत या हार्डी नस्ल है। इसमें मृत्यु दर बहुत कम है। यदि हम वर्ष में देखें तो करीब 2 या 2.5% इसकी मृत्यु दर होती है। कारण यही है कि इसके मेमने काफ़ी शारीरिक भार वाले होते हैं और ग्रोथ अच्छी होती है, इसलिए इसमें बीमारी कम लगती हैं। अब आता है इसका ऊन की गुणवत्ता और ऊन उत्पादन के बारे में। यह नस्ल पूर्णतः मांस उत्पादन वाली नस्ल है। केवल इसका मांस उत्पादन के लिए इसको पालते हैं। इस नस्ल में ऊन का उत्पादन करीब 1.25 किलो एक साल में आता है, जिसे हम वर्ष में 2 बार ऊन कल्पन करते हैं। 600 से 700 ग्राम, 800 ग्राम एक बार में ऊन आती है। इसके बाद आता है जनन क्षमता। चाहे भेड़ हो चाहे बकरी हो, जनन क्षमता शरीर आकार पर निर्भर करती है। जैसे जैसे शरीर का आकार कम होता जाता है, जनन क्षमता बढ़ती जाती है। क्योंकि यह सबसे अधिक भार वाली और ऊंची नस्ल है, इसलिए इसमें कम आकार वाली भेड़ों से जनन क्षमता कम है। फिर भी यहाँ हमने अनुसंधान करके इसकी जन्म क्षमता में काफ़ी सुधार किया है। अखिल भारतीय भेड़ सुधार परियोजना के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें हमारा उद्देश्य केवल इसके शारीरिक वृद्धि यानी मांस उत्पादन में वृद्धि करना है। इस परियोजना में हम इस नस्ल में संस्थान में आनुवंशिक सुधार तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारा उद्देश्य ये भी है कि गांव तक भी इस तकनीक को पहुंचाकर भेड़ पालकों के रेवड़ों का आनुवंशिक सुधार करें।
इसके लिए प्रतिवर्ष 70 या 80 प्रजनक मेढ़े किसानों को दिए जाते हैं। वह अपने रेवड़ों में इसका प्रयोग करते हैं। किसानों को हम मेढ़े हमारे संस्थान द्वारा निर्धारित कीमतों के आधार पर दिया जाता है, जो कीमत गांव की कीमत से काफ़ी कम है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पॉली हाउस के अंदर शिमला मिर्च की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। डिबलर मशीन द्वारा SWI तक नीक से गेहूं की बुआई। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co. इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।